हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में सेक्शन बी आती है, जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के। तो उनको हम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको सेक्शन ए, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपको आते हैं, वो करे थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया हुआ है 2024-25, मतलब जो 2025 में अभी रेगुलर वालों का पेपर हुआ था उसको लिया हुआ है। उसका सेट एक्स लिया हुआ है हमने, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इस वाली सेक्शन में, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 था, शो दैट द रिलेशन or in the set 1 2 3, in the set 1 2 3 given by r is equal to 1 2 2 1 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हमारे पास सेट 1 2 3 के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करी गई है, ठीक है। हमें दिखाना है ये रिलेशन सिमेट्रिक है, लेकिन ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखो, आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 2 2 1। हमें दिखाना है कि भाई ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, जो भी आर्डर्ड पेयर उसमें होगा उसका उलट भी उसमें होना चाहिए। तो 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। हम लिखेंगे बिकॉज ए कॉमा बी अगर आर में है, इम्प्लाइज बी कॉमा ए जो है वो भी किस में है, आर में है। वेयर ए और बी किसके एलिमेंट हैं, सेट 1 2 3 के, है ना। इसका मतलब आर कैसी रिलेशन है, आर इज सिमेट्रिक। लेकिन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए है वो वाले पेयर जिनका फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट सेम होगा, वो इसमें आने चाहिए थे। 1 1 2 2 इसमें होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लिखेंगे बिकॉज 1 1 कॉमा 2 2 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। उसके बाद देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1 2 है, इसमें 2 1 है, फिर 1 1 भी इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है। बिकॉज 1 2 कामा 2 1 दोनों किस में है, आर में है, बट 1 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास
ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिर्फ सिमेट्रिक है, बट नाइदर ये नाइदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड था प्रूव दैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x cube. X belongs to the closed interval minus 1 by 2 plus 1 by 2। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम करते हैं RHS से कर लेते हैं। RHS है साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x क्यूब। मैं यहाँ पे x को पुट करता हूँ साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको थीटा चाहिए तो इसमें दोनों तरफ से साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, RHS की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x को आप साइन थीटा पुट कर रहे हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। साइन साइन इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, सो 3 साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू LHS। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रकार से हमने इसको प्रूव करा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम उसको आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate 3 centimeter per minute। ठीक है, एंड विड्थ y is increasing at the rate 2 centimeter per minute। ठीक है, 2 centimeter per minute। फिर लिखना है फुल स्टॉप करके, when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of the parameter। Find the rate of change of perimeter। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो घट रही है
लेंथ को x से डिनोट कर रहा है, वो इस रेट के साथ घट रही है 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। बोलता है जब x 10 है और y 6 है, बताओ पेरीमीटर किस रेट के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखो इसको करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर देखना है। तो पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। इसको हम p से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें dp बाई dt निकालना है। टू कांस्टेंट है, dx बाई dt प्लस dy बाई dt। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ ये लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, लेंथ के बारे में बोला था, लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 3 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है तो -3 आएगा। एंड विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये इंक्रीज हो रही है तो प्लस, यहाँ पे ये आएगा -1, सो ये आया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके स्टूडेंट्स, बट इसमें जो इन्होंने x और y दिया था उसका तो कुछ इस्तेमाल हुआ ही नहीं। when x is equal to 10 y is equal to 6 find the rate of change of perimeter, वो कुछ लगा ही नहीं इसमें। देखिए लेंथ जो है वो बढ़ रही थी, इस डिक्रीज हो रही थी, तो dx बाई dt आएगा -3 और dy बाई dt आएगा +2। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसका रेट ऑफ चेंज अगर हम देखें तो यहाँ पे dx बाई dt और dy बाई dt करना पड़ेगा। ठीक है, तो dx बाई dt dy बाई dt दोनों ही दिए हुए थे, सो ये आया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector a vector is equal to I cap plus j cap plus 2k cap। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर देखो क्या दिया है, आई के प्लस जे के प्लस 2k केप। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो निकलता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वो आएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, और उसको हम ए केप से डिनोट करेंगे। ए वेक्टर है आई केप प्लस 2j केप प्लस ए केप, आई केप प्लस जे केप प्लस 2k केप, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यह आएगा आई केप प्लस जे केप प्लस के केप डिवाइडेड बाय √6। 1 बाय √6 आई, 1 बाय √6 जे, 1 बाय √6 के। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यूनिट वेक्टर देखना था इस वेक्टर की डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। If for a unit vector if for a unit vector a vector x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equal to 12, x vector minus a vector डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, आप चाहो तो पहले x से कर लो, x डॉट एक्स, एक्स डॉट ए डॉट एक्स और ए डॉट ए। एक्स डॉट एक्स आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए डॉट एक्स जो है और एक्स डॉट ए ये बराबर होते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर यूनिट ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर आएगा 13, रूट ले लो दोनों तरफ से तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकलेगा रूट ऑफ 13। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे पहले x से दोनों को करेंगे फिर a से करेंगे। यहाँ a डॉट एक्स एक्स डॉट ए इसलिए बना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव और x डॉट एक्स होता है मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, a डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे इंटीग्रल दिया है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, न्यूमरेटर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस डी टी, आई बनेगा माइनस डी टी बाई टी, माइनस बाहर 1 बाई टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग टी, टी की वैल्यू वापस करो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने करना है, आई है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। देखो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को पुट कर दो z, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x डी एक्स, तो आप 1/2 बाहर रखो और 2 इधर लगा दो। अब अगर आप पुट करते हो डिनोमिनेटर को z, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी dz, तो बनेगा dz बाई z। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखिए बताते हैं आपको क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 3 dz बाई z।
टी जेड बाई जेड की इंटीग्रेशन होती है log z, और यहाँ पर है 2 to 3। पहले न्यूमरेटर की वैल्यू लगाओ, आएगी log 3, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू लगाओ, log m माइनस log n होता है log m बाई n। ओके बेटा, सो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे पहले हमने न्यूमरेटर का वैल्यू लगाया, फिर डिनोमिनेटर का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। A coin is tossed 3 times if E is the event, head on third toss, head on third toss, and F is the event, and F is the event, heads on first 2 tosses, heads on first 2 tosses. Find conditional probability of E when F is occurring. So देखो यहाँ पे कॉइन को फेंका गया है 3 बार। ई इवेंट है, तीसरे टॉस पे हेड होना चाहिए। एफ है, पहले 2 पे हेड होना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की देखनी है विद रिस्पेक्ट टू एफ। पहले जब 3 बार फेंकेंगे तो देखो सैंपल स्पेस क्या आएगा। एक बार ही फेंकोगे तो हेड टेल आ सकता है, दूसरी बारी फिर से हेड टेल, तीसरी बारी फिर से हेड टेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, S इज इक्वल टू, चेन को पूरा करना है आपने, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, ठीक है। तो जब हम कॉइन को 3 बारी फेंकेंगे तो ये हमारे पास आएगा सैंपल स्पेस। ई है हमारे पास हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे हेड होना चाहिए तो आएगा एच एच एच, और ये भी आएगा एच टी एच टी एच एच और टी टी एच। देखिए इसमें भी हेड है थर्ड टास्क पे, इसमें भी हेड है थर्ड टास्क पे, एच टी एच में, टी एच एच में भी है और टी टी एच में भी है, हेड ऑन थर्ड टास्क। ओके स्टूडेंट्स, एफ इवेंट है, एफ यहाँ पे लिख दूंगा मैं। एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टास्क, पहले 2 टास्क पे हेड होना चाहिए। एफ किसके बराबर आएगा, सीधे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह कम है। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, एच 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 आएगा, एच एच टी आएगा, और बस एच 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 टी, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फिर कॉमन देखना होता है, ई और एफ में कॉमन
क्या है, HHH कॉमन है, बस HHT कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ही व्हेन एफ इज अकरिंग। उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे कर देता हूँ। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकरिंग निकालना है, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही है और टोटल आउटकम्स 8 हैं, एफ में 2 हैं और टोटल 8 हैं। सो हमारे पास 8 कैंसिल होके 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से करा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई दिया है हेड ऑन थर्ड टास्क, एफ दिया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टास्क। पहले सैंपल स्पेस लिखिए, इस तरह से बनाते हैं सैंपल स्पेस, ये रफ में आपने बनाना है। तीसरे टास्क में हेड इसमें है और इसमें है HTH में, THH में और TTH में। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टास्क में HHH आएगा, HHT आएगा। बस जब कॉमन देखेंगे तो सिर्फ एक ही आएगा HHH। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में हमारे पास 1 है और टोटल 8 है, एफ में हमारे पास 2 हैं और टोटल 8 है, तो 8 कैंसिल होके 1/2। आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ई एंड एफ बी 2 इवेंट्स। Let E and F be 2 events with probability of E is equal to 3/5. Probability of F is equal to 3/10. And probability of E intersection F is equal to 1/5. Are E and F independent? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 3/10, हो गया 9/50। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो हमारे पास 1/5 है, ये दोनों बराबर आए ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is not equal to probability of E into probability of F. Therefore, E and F are not independent events. E और F हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट 1 2 -2 3 इंटू 1 2 2 3 3 1। ये प्रोडक्ट हमें निकालना है। 1 2 -2 3 का प्रोडक्ट करना है, 1 2 2 3 3 1।
इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x3। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो ज़रब दी जा सकती है, इनको ज़रब करके देखो क्या आएगा। 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 4 होते हैं -3, 1 इंटू 2 है 2, 2 माइनस 6 -4, ठीक है। 3 माइनस 2 1 होता है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 3 9। सो ऑर्डर आएगा 2x3। ओके बेटा, पहले करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 माइनस 4 -3, 2 माइनस 6 -4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 3 9 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने एक पेपर सॉल्व कर दिया। दूसरा करते हैं। अब अभी हमने ये रेगुलर वालों का किया था 2025 में जो हुआ था। अभी प्राइवेट वालों का पेपर भी कुछ 1-2 महीने पहले हुआ है, वो हम करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास 2025 में जो प्राइवेट का पेपर हुआ है उसका सेट बी है ये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट f from n to n be defined by f of n is equal to n plus 1/2 और यहाँ पे n/2। if n is odd और यहाँ पे if n is even। for all n belonging to n। तो यहाँ पर देखो आगे, लेकिन आगे भी लिखा है, सॉरी आगे लिखा है स्टेट वेदर f is बाइजेक्टिव। स्टेट वेदर f is बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है, चेक करना है क्या ये 1 1 ऑन 2 है। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ n इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पर है, हाँ, n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो पहले हम देखेंगे 1 1 है या नहीं है। देखो अगर आप 3 की इमेज निकालोगे, 3 आड है, आएगा 3 प्लस 1/2 2, और अगर 4 की निकालोगे वो भी 2 आएगी। देखो f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 3 की निकालोगे 4/2 2 होता है, और यहाँ पे भी 4/2 2 होता है, क्योंकि आड वाले की ऐसे करना है ना, ऑड नंबर प्लस 1/2। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या इमेज है, सेम इमेज है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तब 1 1 होता है। ऑन 2 के लिए देखिए हम क्या देखेंगे, इसकी रेंज, इसकी रेंज, रेंज ऑफ f। 1 की इमेज निकालोगे तो 1 प्लस 1/2 आएगी 1, 2 की निकालोगे तो वो भी 1, 3 की निकालेंगे तो 3 प्लस 1 4, 4/2 होता है 2, 4 की भी वही आएगी, ठीक है। 5 की निकालेंगे तो 3, 6 की भी 3, ठीक है। तो रेंज तो n के बराबर आ रही है, ठीक है।
इस कोडोमेन के बराबर आ जाएगी रेंज। देयरफॉर एफ इज ऑन टू। यहाँ पर देखना है हमें कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्रीमेज है या नहीं है। तो कोडोमेन में या तो आड नेचुरल नंबर होगा या तो इवन होगा। आड जैसे आप मान लो 5 लेते हो, 5 की प्रीमेज क्या आ जाएगी? 5 5 की प्रीमेज क्या होगी? ठीक है, तो 5 की प्रीमेज होगी 5 की प्रीमेज क्या होगी? जैसे देखो 1 की आती है हमारे पास, 1 की इमेज आती है 1 + 1/2। 5 की आएगी 5 + 1 6/2, 3 की प्रीमेज आ जाएगी 5। ठीक है, और अगर हमें देखना है 5 की प्रीमेज, तो 5 कब बनेगा? जब यहाँ पे हम 9 डालेंगे। 9 + 1 10/2, तब आएगा 5। 5 की प्रीमेज 9 आ जाएगी। ठीक है, ये ऑन टू तो है लेकिन हमारे पास 1 1 नहीं है। अभी आपको ये ऑन टू चेक करना भी नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम में जाएं ऑन टू आप क्यों चेक करेंगे? क्योंकि आपको बताना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। आप बस दिखाओ कि ये 1 1 नहीं है। जो 1 1 नहीं होगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियरली एफ इज not 1 1 but on 2, and hence f is not बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 1 1 नहीं है। ऑन टू में मैंने ऐसे झूठी टाइम लगा दिया, ये आपको सोचना नहीं है। जो 1 1 नहीं होगा तो वो ऑन टू भी 1 2 अगर हो भी जाए तो बाइजेक्टिव थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो फिर भी कहलाएगा कि वो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमें देखना है। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन से ज़रब दे दो, साइन y इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 होता है साइन 45। ठीक है, साइन साइन कैंसिल होके y इज इक्वल टू π/4। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू π/4। सो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया π/4। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to e raised to power 2x is increasing on r। हमें दिखाना ये फंक्शन जो है r के ऊपर क्या है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स करोगे आएगा ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर 2x। अब x जब 0 लगाओगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव लगाओगे तब तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव लगाओगे तो पावर नेगेटिव बनेगी। जैसे 2 लगाओ e की पावर -4, फिर उसको नीचे लाओगे 1/e4, वो फिर से ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, because e raised to power 2x is greater than 0 for all x belonging to r। therefore f of x कैसा फंक्शन हो गया? is increasing on r हो गया बेटा।
सो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है show that the points a of 1 to 7, b of 2 6 3 and c of 3 10 minus 1 are collinear। कोलिनियर करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं थोड़ा आसान तरीका ले लेता हूँ। मैं पहले लाइन ए बी की इक्वेशन निकालता हूँ। उस इक्वेशन को अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, 2 पॉइंट फॉर्म लगानी है। x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1, y माइनस y1 है 2, अपॉन y2 माइनस y1 6 माइनस 2 4, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 3 माइनस 7 माइनस 4, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट इसमें डालो, एट c ऑफ 3 10 माइनस 1, x की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 माइनस 1 बाई 1, और यहाँ पे 10 माइनस 2 बाई 4 माइनस 1 माइनस 7 बाई माइनस 4। यह आएगा हमारे पास 2 बाई 1 बना ना, यह बना 8 बाई 4 होता है 2, और यहाँ पे माइनस 8 बाई माइनस 4, ये भी 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब C लाइज ऑन ए बी। ठीक है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके बेटा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors, are given by the vectors a vector is equal to 3i minus j, 3i minus j plus 4k, and b vector is equal to I minus j plus k। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और उसकी दो एडजेसेंट साइडें दो वेक्टर्स के साथ दी गई हैं। ए वेक्टर दिया है 3i माइनस जे प्लस 4k, बी वेक्टर दिया है i माइनस जे प्लस के। आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, यह आएगा i जे के। ए के कंपोनेंट है 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 और 4। बी के कंपोनेंट है 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि एरिया पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कर रहे हैं यहाँ पे। यह आएगा आई केप, ये और ये छोड़ दो, माइनस 1 प्लस 4 माइनस जे, फिर आएगा ये छोड़ दो 3 माइनस 4,
उसके बाद प्लस के इंटू -3 + 1, ठीक है। ये बन गया 3i + j -2k। ये आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। माइनस यहाँ पे पहले i छोड़ दिया, -1 + 4, फिर 3 - 4, फिर यहाँ पे -3 + 1, तो ये आया 3i + j -2k। सो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका फार्मूला होता है रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर और सम। 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 9 + 1 + 4, √14 आएगा आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan−1 x अपॉन 1 + x² dx। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, आपको पता है tan−1 का डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, ठीक है। पुट tan−1 ऑफ x = z, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 + x²। यहाँ से dz/dx बनेगा, dx मैंने इस तरफ ले आया, ठीक है। i बन गया e⁻z dz, ez की इंटीग्रेशन ez होती है, +c, z की वैल्यू वापस करो, सो e⁻tan−1 x + c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to +π/2 sin of 7x dx, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to +π/2 sin 7x dx। देखो ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है, यहाँ पे f(x) है sin 7x। अगर आप f(-x) निकालोगे तो कितना आएगा, sin ऑफ -x की होल पावर 7 या -sin x की पावर 7 -sin 7x। f(-x) आया, -sin 7x मतलब -f(x), देयरफॉर f(x) इज ऑड फंक्शन। तो आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन -a to +a f(x) dx 0 होता है अगर फंक्शन क्या होगा, ऑड, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज इंटीग्रेशन -a to +a f(x) dx = 0 if f(x) is odd। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, a die is tossed thrice, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an odd number of getting an odd number at least once. हमें कम से कम एक बार ऑड नंबर मिलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस इज इक्वल टू, ये एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डाई को 3 बार फेंका गया है। तो 3 बार में पहले सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा बेटा। देखो 2 बारी में सैंपल प्लस स्पेस होता है 1 1 से 1 6, फिर 2 1 से 2 6, उसके बाद 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6। फिर जब आप तीसरी बार कर रहे हो तो इनको 1 2 3 4 5 6 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पे देखिए किस प्रकार के आउटकम आते हैं। 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1, ये 36 है ना, एक एक के साथ और 6 6 बनेंगे तो 36 के 216। यहाँ टोटल आउटकम्स हैं 216। आपके पास फेवरेबल वो होंगे जिनमें कम से कम एक बार ऑड नंबर होगा। ज़्यादा बारी है तो चलो ठीक है, एक से कम बार उसमें ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो 1 1 वाले सारे आएंगे क्योंकि उसमें तो 1 है ही ऑड नंबर। 1 1 1 1 2, तो पहले आगे 6। हाँ, यहाँ पे जमा करते जाएंगे कितने आएंगे। 1 2 में भी ऑड नंबर कम से कम एक बार है। 1 3 वाले भी आएंगे, 1 वाले तो सारे ही आएंगे क्योंकि 1 तो ऑड नंबर है ना। तो 6 ज़रब 6, पहले 36 आ जाएंगे। 1 के जो 6 कंपोनेंट है उनके यहाँ पे 36 आउटकम्स बनेंगे ना, एक एक के साथ 6 बनेंगे, 36 तो आएंगे। 2 1 वाले आएंगे क्योंकि 1 है उसमें। 2 2 वाले देखने पड़ेंगे ज़रा। हाँ देखो 2 2 की जब हम बात करेंगे 2 2 1 आएगा, 2 2 3 आएगा, 2 2 5 आएगा। ठीक है, 2 के साथ ये आएंगे 2 2 1, 2 2 3 और 2 2 5। ठीक है, एक बात देखें हम यहाँ पे, देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखा है कम से कम एक बार ऑड नंबर होना चाहिए। हम इसका उल्टा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, हम वो वाले आउटकम लेंगे जिनमें ऑड नंबर एक बार भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे 1 1 1 में तो है 2 1 2 2, 2 1 में भी ऑड नंबर है। ठीक है, 3 1 में भी ऑड नंबर है, 4 1 में भी है, 5 1 में भी है और 6 1 में भी ऑड नंबर है। जिसमें ऑड नंबर बिल्कुल नहीं आएगा वो गिनने पड़ेंगे, वो ज़्यादा आसान रहेंगे। जैसे 2 2 में दोनों इवन है ना, तो फिर 2 2 2 2 2 हो गया, 2 2 4 हो गया और 2 2 6 हो गया। इनमें तो बिल्कुल भी ऑड नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 3 1 3 2 3 वाले तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 4 4 चल सकता है, नहीं 4 2 भी चलेगा। 4 2 2, 4 4 4, 4 4 4 6। यहाँ पे मैंने लिया था 4 2 2, 4 2 4, 4 2 6। उसके बाद 4 4 वाले भी आएंगे, 4 4। एक्चुअली इनको भी देख इनको भी देखना कोई आसान काम नहीं है। चलो अब देख लेते हैं क्या करें। पहले यहाँ पे
जिसमें दोनों इवन होंगे वो वाले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने हैं जिसमें कम से कम आड नंबर कम से कम एक बार होना चाहिए। तो पहले 216 में से वो माइनस करेंगे जिनमें दोनों इवन होंगे, तो फिर वो बच जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जब 2 वाले हैं, 2 4 और 2 6, फिर यहाँ पे 3 के साथ तो कोई नहीं आएगा, 4 के साथ 2 आएंगे, 4 2 4 4 और 4 4 6। ये हमने 4 के साथ देखिए, 5 के साथ कोई नहीं आएगा, 6 के साथ 6 2 उसके बाद 6 के बाद आएंगे 6 6 और 6 काफ़ी मुश्किल सवाल है ये। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बने ना ये, तो 216 में से 15 निकाल दो, 211 बचेंगे यहाँ पे। सो 211/216 आंसर आ रहा है। काफ़ी मुश्किल सवाल, क्योंकि इसमें 3 बारी डाई को फेंका गया है। तो 3 बारी में कैसे बनते हैं 216 आउटकम? जो 2 बारी आता है उसमें हर एक को इसके साथ करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर वो फेवरेबल होंगे जिनमें कम से कम एक बार आड नंबर होगा। तो मैंने वो वाले ढूंढे जिनमें क्या है, आड नंबर एक बार भी नहीं है, वो फेवरेबल नहीं है ना, तो टोटल में से उसको माइनस करके फेवरेबल वाले मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप 1 1 में तो 1 आड नंबर है ही, तो 2 1 में 2 2 ऐसा है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया है। 2 2 के साथ भी यहाँ पे 3 बनेंगे, फिर 2 4 के साथ भी 3 बनेंगे, वो मैंने लिखे ही नहीं। 2 2 के साथ भी यहाँ पे देखता हूँ, 2 2 के साथ 3 बनेंगे, 2 4 के साथ भी 3 बनेंगे, और 2 6 के साथ भी 3 बनेंगे। हो गए ना 9। ठीक है, फिर 3 2 के साथ भी 3 बनेंगे, 3 2 के साथ भी 3 बनेंगे, और 3 4 के साथ भी 3, और 3 6 नहीं, सॉरी 3 तो आएगा नहीं, सिर्फ आएगा 2 2 2 4 2 6 के साथ, क्योंकि उसमें दोनों इवन है ना। 4 में आएगा 4 2 4 4 4 6, 9 उसमें भी आएंगे। ठीक है, 4 2 के साथ भी 3, 4 4 के साथ भी 3, और 4 6 के साथ भी 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 2 6 4 6 6, तो 3 3 9 3 27, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे 9 तो 7 16 हो गए, यहाँ पे बच गए कितने, 10 में से 2 गए तो 8, 189 बचेंगे यहाँ पे। हाँ, 9 7 16 8 189 बचेंगे स्टूडेंट, सॉरी, जिनमें दोनों इवन आते हैं वो हमारे पास 27 है। कैसे? 2 2 के साथ 3, 2 4 के साथ 3, 2 6 के साथ 3, हो गए 9। 3 2 3 4 3 6 के साथ 3 3 हो गए, और 9 हो गए, 9 तो 9 18, सॉरी, यहाँ पे 2 2 के साथ पहले 3 बनेंगे, 2 4 के साथ भी 3 बनेंगे, 3 3 6 3 9, हाँ, फिर 3 2 3 4 3 6 9 और बनेंगे, 3 3 तो 9 दूने 18, फिर वो बन गए थे 4 2 4 4 और 4 6 के साथ 6 2 6 4 6 6। ठीक है, तो 9 3 27, 216 में से 27 चले जाएंगे तो 199 होता है। ठीक है, तो 189/216 आएगा। काफ़ी मुश्किल सवाल, दिमाग ख़राब करने वाला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत टाइम खा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू
7/13 P ऑफ B इज इक्वल टू 9/13 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/13. Evaluate conditional probability of A when B is occurring. ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकरिंग. उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो 4/9 आएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. कंडीशनल का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 31 and 9/3. 31 and 9/3 using determinants. ओके 31 और 9/3 को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके. देखिए ये 2 पॉइंट हैं 31 और 9/3. यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ XY. ये तीनों कोलिनियर हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल APB निकालेंगे. पहले लिखेंगे लेट P of XY be the point on line AB. बट इस तरह से बना भी लेना. फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल APB आएगा 1/2 और डिटर्मिनेंट में लिखना होता है पहले सब के x कोऑर्डिनेट 3x 9 1y 3 और 1 1 1. शायद 1 1 1 पहला कॉलम होता है. ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. 1 1 1 फर्स्ट कॉलम होता है. लास्ट पे लेके कोई दिक्कत तो होगा नहीं है. पहले x कोऑर्डिनेट सबके फिर y और फिर 1 1 1 चलेगा ऐसे भी. ठीक है, चलिए अब हम कर देते हैं. बट आप इसको चेक कर लेना बाद में फर्स्ट कॉलम रख के. अगर आंसर अलग आएगा तो फिर फर्स्ट रखना, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 1 1 1 फर्स्ट कॉलम होता है. यहाँ पे लेंगे पहले हम 3 आएगा y -3 फिर -1 फिर x -9 और फिर यहाँ पे 1 3x -9y. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर. 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. यहाँ बना 3y -9 -x + 9 3x -9y. -9 + 9 कैंसल. 3x -x 2x -6y. सो 2x -6y इज इक्वल टू 0 बन रहा है. यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x -6y इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 3y बन रही है इक्वेशन. x इज इक्वल टू 3y. एरिया ऑफ ट्राइंगल में मेरे को लग रहा है 1 1 1 इधर होता है, बट उससे शायद कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो आप वैसे भी करके देखना. मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आएगा. और फार्मूला थोड़ा चेक कर लेना 1 1 1 लास्ट में होता है कि शुरू में होता है. ठीक है, एक बारी चेक कर लेता हूँ. रुक जाओ थोड़ा सा, हम देख लेते हैं. थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. थोड़ा सा बेटा चेक कर लेते हैं. बुक ले आया हूँ मैं. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल में बेटा 1 1 1 लास्ट पे ही होता है. ठीक है, तो ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारा दूसरा पेपर भी हो गया.
ठीक है। अब हम तीसरा पेपर करते हैं, वो है जो 2024 में हुआ था। तो ये है 2023-24 सेशन का पेपर, मतलब 24 में ये हुआ था। रेगुलर वालों का पेपर है सेट एक्स से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी of the function f of the function f from z to z given by f of x is equal to x square। ओके बेटा, तो देखो ये जो फंक्शन है z से z पे f of x is equal to x स्क्वायर, इसको देखना है 1 1 on 2 है या नहीं है। f from z to z is defined by f of x is equal to x स्क्वायर। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, let x1, x2 belongs to z such that, बट ये से देखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स। 1 1 के लिए सीधे देखो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है या नहीं आ रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है। f ऑफ -2 निकालो, वो f ऑफ 2 के बराबर आएगा कितना, 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। Therefore f is not 1 1, f is not 1 1। और ऑन 2 के लिए रेंज बना लो। सबसे पहले आप 0 की इमेज 0 आएगी, 1 या -1 की 1 स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 और -2 की 4, 3 और -3 की 9, विच इज़ नॉट इक्वल टू z। z कौन सा वाला, कोडोमेन वाला। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन 2 नहीं होता है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2। ठीक है, तो ना ये इंजेक्टिव है ना ये सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव 1 1 को बोलते हैं, सर्जेक्टिव ऑन 2 को बोलते हैं। 1 1 क्यों नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ऑन 2 भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की देखनी है प्रिंसिपल वैल्यू। y के बराबर लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, फिर हम साइन से ज़रब लगा देते हैं, तो साइन y आएगा, साइन y आएगा -1/2। अब आप यहाँ पे क्या कर लो, माइनस ऐसे लिखो, 1/2 होता है 60 डिग्री, तो साइन y आएगा साइन ऑफ -π/6। y की वैल्यू आएगी -π/6। y था हमारा साइन इनवर्स ऑफ -1/2, सो विच इज इक्वल टू -π/6। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जो साइन इनवर्स का वो रेंज होता है वो -π/2 + π/2 कुछ ऐसा होता है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, अगर इसमें मिलेगा मुझे तो। बुक में देख रहा हूँ, बट इस बुक में मेरे पास है नहीं। चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, इसको y के बराबर ले लिया, फिर साइन से दोनों तरफ से ऑपरेट कर दिया।
ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस को छोड़ो, 1/2 साइन 30 डिग्री होता है, फिर माइनस को अंदर ले जाओ क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन हट गया, वाई की वैल्यू आई -5/6, वाई है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये आ गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। मुझे इसका साइन इनवर्स का रेंज देखना था, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ बुक नहीं है, ये जो बुक है इसमें नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पुराना बुक है, फट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपका आंसर आएगा ना वो उस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन prove that the logarithmic function is strictly increasing on open interval 0 to infinity। इसके ऊपर दिखाना है हमें इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है log x, एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 1/x, ठीक है। अब 0 से बड़ा आप इन्फिनिटी तक कुछ भी लगाओ तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to infinity, therefore f of x is strictly increasing on open interval 0 infinity। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग देखना हो तो आपको देखना पड़ता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें है फाइंड द प्रोजेक्शन of the vector I k plus 3j k plus 7k k on the vector 7i k minus j k plus 8k k। प्रोजेक्शन देखना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आई के प्लस 3j k प्लस 7k कैप, आई के प्लस 3j k प्लस 7k कैप ऑन 7i कैप माइनस jk प्लस 8k कैप इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का डाट करना होता है, आई कैप प्लस 3j प्लस 7k कैप का डॉट करेंगे, 7i कैप माइनस jk प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड देखिए कैसे आएगा, तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड आएगा 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए यहाँ पे हम करते हैं इन दोनों का डॉट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं, ठीक है। माता जी बातें मत करो, माता जी बातें मत करो। एक्चुअली माता जी को पता नहीं है कि यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये लोग बातें कर रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट्स उसके लिए। अभी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट, 1 × 7 7, 3 × -1 -3, 7 × 8 56 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हुआ 49 प्लस 1 प्लस 64
56 और 7 होते हैं 63। 63 में से 3 गए तो 60 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 50 प्लस 64 114 हो गए। ठीक है, तो 114 का रूट देखते हैं, फैक्टर बनाते हैं। 5 दूणे 10, 7 दूणे 14, 19 3 57 होते हैं। तो इसका कुछ नहीं बनेगा, इसी प्रकार से रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। 60 रूट ऑफ 114 बाई 114, क्योंकि जब आप रेशनलाइज करोगे तो नीचे रूट 114 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 से उड़ाओ 30 आएगा और यहाँ पे 57 आएगा। फिर और उड़ा सकते हैं 3 से 10 3 30, 19 3 57 होता है। 10 रूट 114 बाय 19। ठीक है, एक्चुअली बुज़ुर्ग लोगों को पता नहीं चलता है। ठीक है, उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन का, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो प्रोजेक्शन ऑफ आई के प्लस 3j के प्लस 7k के अपॉन 7i माइनस j प्लस 8k कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डॉट डिवाइडेड बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड। ये बन गया 7 माइनस 3 प्लस 56 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 स्क्वायर होता है 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर हुआ 64। 56 7 63 होते हैं, 63 में से 3 गए तो 60 डिवाइडेड बाय 50 और 64 हो गए कितने? 114। तो यहाँ पे फिर हमने उड़ाया, पहले 2 से 30 और यहाँ 57 आया, फिर 3 से उड़ाया और इधर 19 आया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the vector a plus b and a minus b, where a vector is equal to 3i plus 2j plus 2k and b vector is equal to i cap प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो देखो, हमें एक यूनिट वेक्टर देखना है जो a प्लस बी और a माइनस बी पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लो। a प्लस बी करो, 3i और i हो गए 4i, 2j और 2j हो गए 4j, 2k माइनस 2k कट गए। a माइनस बी करोगे तो 3i माइनस i 2i, 2j माइनस 2j 0j, 2k माइनस 2k 4k हो गया। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो वो एक वेक्टर होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। हाँ, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, यहाँ पे आएगा i कैप j कैप k कैप। तो यहाँ पे i कंपोनेंट है 4, j भी 4, k 0, 2 0 4। ठीक है, यहाँ पे आप इसको खोलिए तो क्या आएगा? i कैप, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 16 माइनस 0 माइनस j, ये बना 16 माइनस 0 प्लस k, यह 0 माइनस 8। ठीक है, तो ये बन गया 16i माइनस 16j माइनस 8k।
इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मान लो हम c वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं, वेयर c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ठीक है, तो आप देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर देखना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो c वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। c वेक्टर है 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 16 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेरा घर रोड साइड है तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ का इशू रहता है, लोग चलते हैं बातें करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉइज़ का इशू है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। 16 का स्क्वायर हो गया 256, फिर से 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, ये आ गया 16i 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय 256 होते हैं 512, 512 और 64 कितने हो गए, 4 2 6, 576, 576 का रूट 24 होता है। 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, सो यहाँ पे 8 कॉमन निकलेगा, 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन 24, 8 3 जार हो गए 24। सो ये आ रहा है बेटा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। सो ये आया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a और b हमें दिए गए थे। पहले a प्लस बी किया, a माइनस बी उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसको c से डिनोट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो है उसकी डायरेक्शन होती है जहाँ पर वो दो वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर। बाद में उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो आया हमारे पास ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स dx। सबस्टिट्यूशन के ऊपर छोटा सा सवाल, लॉग एक्स को पुट कर लो क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो सबस्टिट्यूशन में उस फंक्शन को पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दूसरा हो। यहाँ पे 1/x dx की वैल्यू क्या आ गई, dz। सो आई देखिए क्या आ गया, z स्क्वेयर इंटू dz। z स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, z³ 3। z की वैल्यू वापस डालो, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। लिमिट है 0 to 1, पहले 1 लगाओ फिर 0 लगाओ
साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है, क्योंकि साइन π/2 1 होता है ना, और साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, सो π/2 इज द आंसर। ओके बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 1 होता है, क्योंकि 1 साइन 90 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ probability of A is equal to 3/5 and probability of B is equal to 1/5, find probability of A intersection B if A and B are independent events। if A and B are independent events, तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए और बी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बी की 1/5 है, 3/25 हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इवालुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस ऑफ P of A is equal to P of B is equal to 5/13 and conditional probability of A when B is occurring is equal to 2/5। देखिए यहाँ पे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो जो लगेगा उसको निकालते हैं। देखो ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए किसके बराबर है, 5/13। यहाँ से पी ऑफ ए आएगा 5/26। ठीक है, पी ऑफ बी की वैल्यू दी है 5/13। ठीक है, इंटरसेक्शन की कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन के लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी होता है उसका फार्मूला। वैल्यूज को पुट करिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 2/5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी है 5/13। ठीक है, या 2/5 ज़रा 5/13 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 5 5 कैंसल, 2/13 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया। ठीक है, सब निकल गया। अब हम फार्मूले में लगा के आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे बेटा, पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की वैल्यू है मेरे पास 5/26, पी ऑफ बी की वैल्यू है मेरे पास 5/13, इंटरसेक्शन की मैंने निकाली है 2/13। 26 और 13 का एलसीएम 26 होता है, 5 प्लस यहाँ पे 10 आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, 15 में से 4 11/26 आंसर आएगा। ठीक है, 26 13 का एलसीएम 26 होता है, तो 5 प्लस 10 माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शो दैट द मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है A इज इक्वल टू 1 - 1 5
-1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें दिखाना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। पहले ए लिखो, ए है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब ए का ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज आएगा 1 -1 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखो। क्लियरली ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए कैसा है मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।